यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र, डीएलएड 4th सेमेस्टर, पार्ट नंबर 11 हम आपको बता रहे थे। आज पार्ट नंबर 11 जब आपको हम बता रहे हैं तो पार्ट नंबर आपका जो 11 है वहाँ पर हम कहाँ तक बता दिए थे आपको। हाँ, तो वहां पर हम आपको बता दिए थे कि आपके नाटक के पाठ के रूप हम आपको बता रहे थे। तो पहले इसके हमने आपको उद्देश्य भी बताए हैं। उद्देश्य क्या है कि बालकों को अगर हम नाटक से संबंधित ज्ञान अगर हम दे रहे हैं तो हमको पहला पॉइंट कहता है कि बालकों को विभिन्न मौकों पर मानव व्यवहार को जानने में योग्य बनाना। ये मतलब बालक जो है वह भिन्न भिन्न मौकों पर मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है यह जानने की योग्यता को विकसित करना। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शनों से छात्रों को अवगत कराना कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से लोग जीवन को जीते हैं और अपना काम करते हैं, तो यह भी हमें ज्ञान बालकों को देना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराकर छात्रों को अपने भावी जीवन में देशकाल के अनुसार समायोजन करने की क्षमता को प्रदान करना। कि मतलब जैसा वह देश काल में जी रहे हैं, जैसे वातावरण में वह जी रहे हैं, हमको बालकों को बिल्कुल वही परिस्थितियों के ज्ञान के द्वारा हमको उसको ज्ञान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि नाटक से बालक आत्म प्रकाशन में प्रशिक्षित हो जाता है। है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे कि जो कि आपको उद्देश्य में आपको बताने थे। यहाँ पर आते हैं कि अब आपके नाटक के पाठ रूप से है, मतलब है कि पाठ्य पुस्तक में बहुत सी प्रकृति के नाटक संकलित किए जाते हैं और उन नाटकों के पाठ रूप भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पहला है गहन अध्ययननिष्ठ पाठ, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आपके संस्कृत निष्ठ शब्दावली प्रधान नाटकों को पढ़ाने के लिए हमको ये पाठ रूप को अपनाया जाता है और इन पाठों का उद्देश्य द्रुतभाषा को निश्चित पाठों की अध्ययन की प्रेरणा देना होता है। दूसरा आपका रचना पाठ, ये कहता है कि ये केवल मौखिक और लिखित रूप से हम बालकों को के कौशल संवाद को विकसित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है आपका संवाद पाठ। संवाद पाठ से मतलब संवाद शैली प्रधानतः संवाद जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं वो सारे संवाद होते हैं जो पात्रों के माध्यम में जो परस्पर वार्तालाप होती है उनको ही हम संवाद कहते हैं। तो संवाद के द्वारा हम बालकों को बता सकते हैं। चौथा है आपका अभिनय पाठ। अब ये कि अभिनय आपको पता ही एक्टिंग होती है, जो भी हम उनको पात्रों का जो प्रकार देते हैं वह उन पात्रों को सीख करके, उनके डायलॉग्स को सीख करके उसको प्रस्तुत करते हैं और यह आपकी एकांकिनी के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। तीसरा आपका जो पॉइंट है वह है नाटक की शिक्षण विधियाँ, कि हम किन विधियों द्वारा नाटक का ज्ञान है। तो पहली विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि कहती है कि ये विधि में प्राध्यापक पूरे नाटक को बोलता है, पाठ्य वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि की व्याख्या वह स्वयं करता है और ये विधि का ज्ञान देने की सबसे प्राचीन विधि है और कई सारी कक्षाओं में लेकिन यह विधि प्रयुक्त नहीं मानी जाती। मतलब व्याख्या विधि में प्राध्यापक स्वयं ही उसके बारे में बताएगा और उसको ज्ञान देगा। दूसरा है आपका आदर्श नाट्य विधि। यह विधि में आपके रंगमंच के कलाकार की भांति अभिनय करके नाटक को प्रस्तुत करता है
और वह स्वयं सभी पात्रों का हाव भाव आंगिक चेष्टाओं के साथ वाचिक अभिनय करता है। और ये विधि में छात्र मूक एवं निष्क्रिय व दर्शक बनकर ही रह जाते हैं। मतलब ये विधि में क्या होता है कि जो स्वयं प्राध्यापक होता है, अध्यापक स्वयं ही अभिनय करके दिखाता है कैसे बोलना है, क्या करना है, और जब वह ऐसा दिखा रहा होता है अपने हाव भाव को बनाकर, तब उस समय पर छात्र केवल उसको देखते हैं और उसको केवल उस पर ध्यान देते हैं। तीसरा है आपकी विधि है रंगमंच अभिनय विधि। ये विधि में छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका देख करके उसको कहा जाता है कि आप इसको बताइए, और छात्र प्रदत्त पात्र की भूमिका का अभ्यास करते हैं। तत्पश्चात वे मिलकर पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। यह विधि नाटक का उद्बोधन कराने में पूर्णतः आपकी समर्थ विधि है, किंतु वह साध्य होने से भारतीय विद्यालयों के लिए व्यवहारिक नहीं है। वह साध्य से मतलब है कि यह बहुत ही अर्चीली विधि है, तो यह इसमें पैसा बहुत ज़्यादा होता है खर्च, तो यह विधि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। अच्छा, चौथी है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा में अभिनय की विधि की सहायता से हम इसको बताते हैं। तो ये क्या कहती है कि ये विधि में छात्रों को पात्रों की भूमिका वितरित करके छात्र अपने अपने पात्रों के संवाद को याद करते हैं और कक्षा में ही पात्रों के अनुसार बोलते हैं, और छात्र इस बात का ध्यान रखते हैं कि वाचिक विनय रंगमंच जैसा ही हो। और इस विधि में नाटक या एकांकी का विनय हिंदी विषय के लिए नियत कालांश में ही किया जाता है। मतलब जो हिंदी का जो घंटा होगा वहीं पर 35 मिनट की अवधि में ही वह छात्र अपने अपने पात्रों का विनय करके दिखाएंगे, एक्टिंग करके दिखाएंगे। यह विधि सबसे बड़ी कक्षाओं में सबसे अच्छी मानी जाती है, और ये विधि में छात्रों के मनोरंजन के साथ साथ वार्तालाप का भी उनको प्रशिक्षण मिल जाता है। और कुछ समय निकालकर यदि नाटक की पूरी मीमांसा कर ली जाए तो यह विधि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जा सकती है और बेस्ट ही होती है। पांचवी है आपकी समयाविधि। समयाविधि से मतलब है कि इस विधि में प्राध्यापक पहले स्वयं भाव भंगिमाओं द्वारा नाटक को प्रस्तुत करता है, वाचन करता है, और वाचन के बाद वह छात्रों को भी पात्र देकर के बिल्कुल वैसे ही कार्य करने को कहता है। और इसके बाद प्राध्यापक पाठ की विषय वस्तु को और अधिक बेस्ट बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए सूक्ति, वाक्य, काठिन्य निवारण, मतलब जो भी कठिन शब्दों का मतलब वह बताता है, सही उच्चारण, पात्रों के चरित्र चित्रण, उद्देश्य आदि पर भी प्रकाश डालता है। और यह विधि आदर्श नाट्य विधि और अक्षय विनय प्रणाली का एक संयुक्त रूप समझा जाएगा या इसको माना जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है आपका नाटक का आपका चयन, कि हम किस नाटक को कैसे हम उसको करें और कैसे उसको सामने प्रस्तुत करें। तो पहली वस्तु कहती है, पहला पॉइंट कहता है कि नाटक की कथा वस्तु प्रभावशाली और जिज्ञासापूर्ण होनी चाहिए। मतलब हम जो भी नाटक कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा और प्रभावशाली हो। दूसरा, नाटक उपदेश एवं उद्देश्य युक्त हो, कि हम जो भी नाटक बच्चों को बता रहे हैं वह कोई ना कोई ज्ञान की सीख देने वाला हो, कोई ना कोई अच्छी बात बताने वाला हो। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि नाटक के पात्र चरित्र वाले हों। मतलब नाटक में जो पात्र हैं वह सभी बहुत ही महान चरित्र वाले होने चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है कि नाटक आपका शॉर्ट, सरल एवं बोधगम्य, मतलब नाटक ज़्यादा बड़ा ना हो, वह सहज हो और कोई ना कोई ज्ञान की बात को पहुंचाने वाला भी हो। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि नाटक छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार हो, कि मतलब हम जो भी नाटक बच्चों को बता रहे हैं वह बच्चों का जो बौद्धिक जो लेवल है उसके ही प्रकार का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि नाटक की भाषा सरल, सुबोध एवं स्वाभाविक हो। ये वह पॉइंट नंबर 4 के ही समान है कि भाषा जितनी सहज होगी, अच्छी होगी और स्वाभाविक होगी, उतना ही नाटक के लिए और अच्छी बात रहेगी। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि प्रयुक्त शब्द, सूक्ति, मुहावरे आदि ढंग से बच्चों को समझ में आने चाहिए। कि मतलब जो भी उसमें नाटकों में
शब्द आए हैं, सूक्ति आए हैं, मुहावरे आए हैं, वह बच्चों की समझ में जल्दी से जल्दी आने चाहिए। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि पात्रों के क्रियाकलापों एवं संवादों में सामंजस्य हो, कि वह जो पात्रों का अभिनय जो कर रहे हैं उनकी सभी में और नाटक की कथा वस्तु में दोनों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, या दोनों में एक जैसी प्रकार दिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 कहता है कि नाटक छात्रों के चरित्र को बनाने में भी सहायक हो, कि हम जब किसी महान पुरुष के नाटक का पात्र अपने आप में लेंगे तो फिर विद्यार्थी भी उसी प्रकार का व्यक्तित्व बनने का प्रयास करेगा। तो ये थे आपके, जब हम नाटक को लें तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नाटक के सोपान, कि मतलब हम इस नाटक को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य प्रारंभिक बातें। पहला पॉइंट कहता है विद्यालय तथा प्राध्यापक का नाम, विषय, उपविषय, अवधि, कालांश, कक्षा, दिनांक आदि का उल्लेख, कि हम लोग नाटक कर रहे हैं उसमें हम विद्यालय का नाम बताएं, किस कक्षा के विद्यार्थी हैं, कौन सा कालांश है, कैसा अभिनय है, इन सभी बातों की जानकारी हमको देनी चाहिए। नंबर 2 है सामान्य उद्देश्य। ये क्या कहता है कि नाटक शिक्षण के सामान्य उद्देश्य भी लिखे जाने चाहिए, कि हमको नाटक का ज्ञान देने के लिए किन किन उद्देश्यों का पालन करना है। पॉइंट नंबर 3 है पूर्व ज्ञान, कि हम जिस जो सा नाटक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह नाटक के बारे में, पाठ्य वस्तु के बारे में बच्चों को पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है सहायक सामग्री, कि हमको नाटक खेलने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो शामपट पर लिखित सामग्री और दूसरे उपकरण, जो भी उन पात्रों के लिए जो भी सामग्री चाहिए वह सभी सहायक सामग्री में ही आएगी। प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ की प्रस्तावना दी जाती है। मतलब ये आपका क्या है कि नाटक शिक्षण विधि है, हमको नाटक की पाठ योजना अगर बनानी है तो क्या करना है, और जिससे प्रश्नोत्तर और किसी लघु कथा आदि द्वारा पाठ को प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावना से मतलब है उसकी भूमिका कैसे हमें प्रस्तुत करनी है। नेक्स्ट आपका है उद्देश्य आपका कथन, तो यह है कि औपचारिक रूप से नाट्य पाठक का उद्देश्य कथन, कि हमको औपचारिक रूप से वह जो नाटक का पाठ है वह किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, यह हमको बच्चों को बताना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण, कि हमको नाटक कैसे प्रेजेंट करना है, चाहे वह कक्षा में करना हो चाहे किसी मंच पर करना हो, तो हम इसे कैसे प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सामान्य परिचय, कि नाटक के प्रारंभ में दिए गए तकनीकी आपके जो शब्दों के बारे में हम बच्चों को बताएं। नंबर 2 आदर्श वाचन, प्राध्यापक द्वारा पूरी एकांकी को बताया जाए, वह स्वयं ही पूरी एकांकी को वाचन करे, बोले। तीसरा है अनुकरण वाचन, प्राध्यापक के बोलने के बाद फिर जो विद्यार्थी जो बचे वह उसका कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद वह भी उसकी पाठ्यवस्तु का वाचन करें। नंबर 4 है भावपूर्ण प्रश्न, कि हमने नाटक को देखकर क्या हमारे मन में विचार आया, क्या हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे प्रश्न हमें पूछने हैं। तो नाटक के केंद्रीय भाव पर आधारित भाव प्रश्न पूछा, कि नाटक का एक केंद्रीय भाव क्या है जिस केंद्र बिंदु पर नाटक को लिखा गया है। पॉइंट नंबर 5 है व्याख्या। व्याख्या में कई बातें सामने आती हैं। पहली आती है पाठ आधारित समास विग्रह और संधि विच्छेद के, उस नाटक में कौन कौन से समास और संधि विच्छेदों का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है पाठगत कठिन शब्दों की व्याख्या, कि पाठ में कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं, हमको यह भी बच्चों को बताने हैं। तीसरा पॉइंट है भाव विश्लेषण एवं पात्रों के चरित्र का चित्रण संबंधी प्रश्न, कि वहाँ पर जो पात्र दिखाए गए हैं उनमें सबसे बढ़िया पात्र कौन सा है और उसने कैसे काम किया है, कैसी उसकी भावभूमि रही है, यह भी ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। और 5वां पॉइंट है अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण, क्योंकि प्राध्यापक उस पूरे नाटक को स्पष्ट रूप से बच्चों को बताना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 पाठ्याभिनय, कि पाठ का अभिनय, तो प्राध्यापक द्वारा आदर्श अभिनय तथा छात्रों द्वारा वाच्य अभिनय, कि प्राध्यापक तो वह उसका जो है सही रूप में उसका
विनय करके बच्चों को बताए और प्राध्यापक को सीखकर बच्चे भी ऐसे ही वाचक बोले उसको और उसको नाटक के बारे में ज्ञान दें। पॉइंट नंबर 7 है आपका होमवर्क यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य है छात्रों को पात्रों के चरित्र चित्रण एवं सारांश लेखन का कार्य बच्चों को देना चाहिए। तो ये तो था आपका पार्ट नंबर 11 है। अब यहाँ पर आते हैं 3 आपके इस पार्ट में बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है दृश्य काव्य के अंतर्गत जो चीज आती है वह है, पहला विकल्प है उपन्यास और कहानी, दूसरा विकल्प है आपकी कविता, तीसरा विकल्प है नाटक और एकांकी और चौथा विकल्प है धारावाहिक। तो यहाँ पे क्या है दृश्य काव्य कि जो काव्य हम देख करके प्रस्तुत कर रहे हैं वह कौन सा होगा। तो आपको पता है कि आपके पाठ का नाम नाटक और एकांकी है, तो ये वाले विकल्प का उत्तर भी नाटक और एकांकी ही कहा जाएगा, यानी कि सा उत्तर जो है आपकी पाठ्यपुस्तक का विकल्प नंबर सा जो है वह इसका सही उत्तर है। पॉइंट नंबर 2 है 2 लिखित में से आधुनिक नाटक नहीं है, गीत नाटक, वीडियो नाटक, दूरदर्शन नाटक और चौथा है नौटंकी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गीत नाटक, वीडियो नाटक और दूरदर्शन नाटक तो नाटक के भाग हैं, लेकिन नौटंकी नाटक का भाग नहीं है। यह बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, तो इसका सही उत्तर होगा नौटंकी। पॉइंट नंबर 3 है एकांकी पाठ की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो इसमें पहला विकल्प आपका रचना पाठ, दूसरा विकल्प आपका है संवाद पाठ, तीसरा आपका विकल्प है विनय रस पाठ और चौथा विकल्प है गहन घनिष्ठ पाठ। तो यहाँ पर आपका सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे सही विकल्प उत्तर जो इसका है वह है विनय पाठ, जो कि उत्तर नंबर सा है वह आपका यह विकल्प है। यानी कि आज आपका पार्ट नंबर 11 संपूर्ण होता है। बहुत विकल्प भी बता दिए हैं, प्रश्नार्थ आपको बता दिए हैं। अब हम आपको कल पार्ट नंबर 12 के बारे में आपको हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 13, यानी कि अब आपके 7 पार्ट और बचे हैं जो कि हम आपको अति शीघ्रतम से आपको हम ज्ञान देंगे, बताएंगे, आपको समझाएंगे। तब तक अपना जो घर है वहाँ पर रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और उसको पढ़ते रहें। धन्यवाद आपका बच्चों, बहुत बहुत आपका आभार। DLED 4th सेम का आज ये पार्ट नंबर 11 संपूर्ण होता है। धन्यवाद।